नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत हम राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसी भी जाति की जीवन पद्धति को जानने के लिए उसके रीति रिवाज और परंपराओं को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा जो आज हम बात करने वाले रीति रिवाज, परंपराओं और प्रथाओं का हिस्सा जो रहते हैं, शिष्टाचार संबंधी जो राजपूत जाति के नियम और प्रथाएं हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज जो शिष्टाचार से संबंधित, शिष्टाचार का अर्थ देखा जाए तो आपको पता, शिष्ट यानी अच्छा और आचार यानी आचरण। अच्छे आचरण को क्या कहा जाता है? शिष्टाचार कहा जाता है। तो शिष्टाचार के तहत संस्कृत भाषा में एक पंक्ति हमें देखने को मिलती है कि आचरण से ही व्यक्ति के कुल की पहचान होती है। तो मूलतः हम राजपूत जाति के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत इनके जो जीवन पद्धति की हमें पहचान, इनके द्वारा जो इनका जो आचरण होता है, उसी के आधार से हमें जो इनके जीवन और इनकी जो बात की जाए पद्धति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त मिलती है। तो जीवन पद्धति, इनके जो आचरण यानी व्यवहार से हमें जो इनकी जीवन पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। तो शिष्टाचार संबंधी काफ़ी सख्त नियम हमें राजपूतों में देखने को मिलते हैं। राजपूत जाति के तहत मध्य युगीन जो राजपूत जाति जो शासक रहे हैं, हम देखते हैं आज भी तुम देखोगे कि राजपूत जाति के अंतर्गत जो बातचीत करने का जो शिष्टाचार का तरीका होता है, यानी बड़ों और छोटों को सभी को अभिवादन के साथ बोला जाता है। बड़ों के प्रति जो अभिवादन का तरीका होता है, और भी जो छोटों के साथ भी जो बड़ी ही शिष्टता और नम्रता से क्या की जाती है, बातचीत की जाती है। राजपूत जाति की हमें विशेष पहचान देखने को मिलती है। और आज के समाज में भी तुम देखोगे, राजपूतों के घरों में तुम कहीं भी देखो तो ये इनके द्वारा जो शिष्टाचार अलग ही हमें देखने को मिलता है। तो इन राजपूत जाति के शिष्टाचार की झलक हमें तीन चीज़ों में देखने को मिलती है। एक तो इनके जो अभिवादन करने की प्रणाली है, भाई बड़ों के प्रति जो अभिवादन करने की जो प्रणाली होती है जिस तरीके से, और उसके अलावा जो इनकी भोजन पद्धति, इनकी जो खाना खाने का जो तरीका है भोजन पद्धति का, उससे हमें जो इनके शिष्टाचार के बारे में जानकारी मिलती है। और इनकी आचरण संहिता यानी व्यवहार करने का जो तरीका है, आचरण संहिता, उससे हमें जो इनके शिष्टाचार की जानकारी प्राप्त होती है। तीनों चीज़ों को हम विस्तृत रूप से देखेंगे, किस तरीके से जो इनमें जो अभिवादन करने की यानी बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने को क्या कहा जाता है, अभिवादन कहा जाता है। तो किस तरीके से ये बड़े बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान प्रकट करने की प्रथाएं हमें देखने को मिलती है। भोजन पद्धति, किस तरीके से जो भोजन करने का तरीका राजपूतों में हमें देखने को मिलता है, सामूहिक रूप से भोजन करने का तरीका। इसके अलावा जो आचरण संहिता है, छोटे और बड़ों के प्रति जो किस तरीके से जो व्यवहार इनके द्वारा किया जाता है। तो राजपूतों में देखा जाए तो बाल्यकाल से ही बच्चे को जो क्या किया जाता है, शिष्टाचार की शिक्षा दी जाती है। बाल्यकाल से छोटे बच्चे को जो किस तरीके से बातचीत करना, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना, ये शिक्षा दी जाती थी उस वक्त मध्ययुगीन राजपूत समय की बात की जाए तो। अब हम बात करते हैं अभिवादन करने के जो तरीके राजपूतों में हमें देखने को मिलते हैं। एक तो ये शब्द आप सुनते होंगे, खंबा गणिसा। राजस्थान का तो काफ़ी चर्चित शब्द है ये खंबा गणिसा। अब ये जो क्या होता है, छोटे लोगों का जो बात की जाए, अपने से बड़े लोगों के प्रति जो अभिवादन प्रकट करने का तरीका क्या होता है, वो जिसे क्या कहते हैं, इसमें बड़े अपने से बड़े लोगों के प्रति अभिवादन यानी सम्मान प्रकट करते हुए कहा जाता है क्या, खंबा गणिसा। तो ये सम्मान प्रकट करने का, अभिवादन करने की प्रथा है। बड़ों का जो अभिवादन हम किस तरीके से करते हैं, जो खंबा गणी कहकर ये जो राजपूत जाति में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जुहार व मुजरा शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए, जुहार व मुजरा शब्द का। जैसे कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो मुजरा किया जाता है, मुजरा है, एक तो मुजरा वो अलग होता है, ठीक है, वो नाचने वाला मुजरा वो अलग है, लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, जैसे हम किसी को नमस्कार, नमस्ते ऐसे कहते हैं, उसी तरीके से जो राजपूत जाति में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कौन से? जुहार व मुजरा। जुहार महिलाओं के द्वारा भी सम्मान प्रकट करने के लिए जुहार का प्रयोग किया जाता था आपस में, और
महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा भी महिलाओं को सम्मान प्रकट करने के लिए जोहार शब्द का प्रयोग किया जाता था। जोहार व मुजरा शब्द का, ये भी अभिवादन करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं सामंतों के द्वारा, छोटे जागीरदार सामंत होते थे, उनके द्वारा भी जो राजा महाराजाओं को अभिवादन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्य पत्र व्यवहार की बात की जाए तो सामंतों के द्वारा अपने शासक को जो पत्र व्यवहार किया जाता था उसमें भी इस शब्द का, मुजरा का, यानी एज, हम देखेंगे कि किस तरीके से उसके द्वारा जो अपने शासक के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। तो उसी वक्त एक लेटर की पंक्ति है जिसे हम देखते हैं किस तरीके से मुद्रा किया जाता है। श्री महाराज विजय सिंह जी हजूर राणा अड़सीरो मुजरो मालम हुए, ये किसी कोई सामंत के द्वारा अपने शासक को लिखाया गया है। श्री महाराज विजय सिंह, ये जो प्राकृत भाषा की झलक हमें देखने को मिलती है, तो इसमें लिखा है, ये विजय सिंह जी का नाम है, जो विजय सिंह जी लिखा गया है। श्री महाराज विजय सिंह हजूर राणा अड़सीरो मुजरो मालूम वे, तो ये जो उनकी तरफ से जो अभिवादन प्रकट किया जाता है, किसके प्रति, अपने शासक के प्रति अभिवादन प्रकट किया जाता है। तो जोहार व मुजरा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? अभिवादन करने के लिए। राजपूतों के शिष्टाचार संबंधी नियम व प्रणाली प्रथाओं की हम बात कर रहे हैं, जिसके तहत अब इनकी भोजन पद्धति की बात करते हैं। खाना खाने का जो इनका तौर तरीका है, एक तो बहुत ही बड़े से थाल में सभी राजपूत शासक, हम देखते हैं कई बार जो हमने त्योहारों के तहत देखा तो राजा सामंत जो आपस में बैठकर एक साथ खाना खाने की प्रथा हमें देखने को मिलती है। इससे इनकी वंशानुगत शुद्धता का प्रमाण भी मिलता है कि ये अपने जातिगत व्यक्तियों के साथ, अगर बात की एक ही जाति के व्यक्ति परंपरा भोजन करने की जो परंपरा है, जो वंशानुगत शुद्धता का प्रमाण माना जाता था, यानी अपने एक ही वंश से संबंधित लोग आपस में बैठकर एक साथ बड़े से थाल में क्या करते थे, साथ में खाना खाते थे। उसके साथ जो ग्रास देने की परंपरा भी हमें देखने को मिलती है। आज भी तुम देखोगे राजस्थानी संस्कृति का बहुत बड़ा भाग माना जाता है। किसी के साथ बैठकर हम खाना खाते हैं तो अपने हाथों से उसके मुँह में क्या दिया जाता है, ग्रास दिया जाता है, यानी कि खाने का जो निवाला उसके मुंह में दिया जाता है आपस में, और उसके पश्चात ही जो खाने को प्रारंभ किया जाता है। ये परंपरा हमें जो राजपूत समय, जो राजपूत काल के दौरान और राजपूत समाज में देखने को मिलती है। आज भी ये परंपरा हमारे समाज का क्या है, हिस्सा है। और इसी के साथ हम देखते हैं साथ साथ खाना खाते थे तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर खाना ख़त्म होने से पहले वह, या किसी व्यक्ति जिसके साथ हम खाना खा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा खाना खाने से पहले नहीं, बीच में नहीं उठा जाता था, और बीच में उठने वाले को क्या माना जाता, अशिष्ट व्यवहार माना जाता था। तो ये भी हमें देखने को मिलता है, मतलब खाना खत्म, भोजन करते वक्त बीच में उठना अशिष्टता का प्रतीक माना जाता है। आज भी हम देखते हैं घरों में ये प्रथा है कि हम किसी के साथ खाना खा रहे हैं तो जब तक उसके द्वारा खाना ख़त्म नहीं किया जाता है तब तक हम उसके साथ में बैठे रहते हैं। तो ये परंपरा हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो थाली के नीचे जो शगुन के तौर पे जो बड़ा जो कोई आयोजन होता था, उस वक्त अगर बात की जाए, शगुन के तौर पे थाली के नीचे पैसे रखने की परंपरा भी हमें देखने को, आज भी हम देखते हैं किसी भी जो उत्सव के दौरान, और तो हम देखते हैं तो थाली के नीचे जो पैसे रखने की परंपरा हमें आज भी देखने को मिलती है। और वो शगुन के तौर पे जब नाई थाली उठाता है तो उसी के नीचे जो पैसे रखे हुए होते हैं वो किसके होते हैं, नाई के माने जाते हैं। तो ये खाना खाने से संबंधित हमारी जो इनकी बात की जाए भोजन पद्धति हमें देखने को मिलती है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं तो मदिरा की मनुहार भी हमें राजपूत समाज में देखने को मिलती है। आज भी तुम देखते हो बड़े बड़े शादी समारोह होते हैं, विवाह के दौरान राजपूत समारोह में जो मदिरा की क्या की जाती है, मनुहार की जाती है आपस में। जो मदिरा डालते वक्त कोई भी व्यक्ति है जो हाथ में गिलास लेकर खड़ा होता था और वह मदिरा जो वितरण करता था। तो इस तरह की परंपरा महिलाओं में भी देखने को, राजपूत महिलाओं के द्वारा भी जो मदिरा की आपस में जो मनुहार की जाती है। तो ये परंपराएं हमें जो इनके खाना खाने से संबंधित जो भोजन पद्धति के रूप में हमें देखने को मिलती है। अब आचरण संहिता की बात करते हैं, यानी कि जो वार्तालाप में प्रयुक्त इनके द्वारा शब्द, बातचीत करते वक्त इनके द्वारा कई विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन विशेष शब्दों की बात की जाए तो जैसे विराजना, किसी व्यक्ति को बैठने के लिए हम कहते हैं, किसी व्यक्ति को जो आसन देते हैं हम बैठने के लिए, तो उस वक्त किस शब्द का प्रयोग करते हैं, विराजना, विराजिए जी, ठीक है। और हमारी ये बोलचाल की भाषा में हमें देखने को मिलता है आज भी। पधारना सा, पधारना हम किसी को कहते हैं तो किसी व्यक्ति को आने या जाने के लिए कहा जाता है, तब कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, पधारना शब्द का प्रयोग किया जाता है। देवलोक होना, धाम पधारना,
यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग होता? देवलोक होना या धाम पधारना। पोडना, पोडना कहा जाता है। ये शब्द, ऐसा शब्द प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है। रात को सोने के लिए जब जाते थे उस वक्त जो क्या कहा जाता था, सोने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था उसे पोडना कहा जाता है। सीख देना, किसी व्यक्ति को विदाई देना। सीख का मतलब क्या होता है? विदाई देने से संबंधित ये शब्द होता है। किसी को जब लड़की को विदाई दी जाती घर से, उसे भी क्या कहा जाता है? सीख देना कहा जाता है। आस होना, किसी महिला के गर्भ धारण करने पर उसे क्या कहा जाता है? आस होना कहा जाता था। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो बोलचाल की भाषा में हमें देखने को मिलता है, वार्तालाप में ऐसे शिष्ट शब्दों का, जो अच्छे शब्दों का प्रयोग हमें राजपूत जाति के अंदर मिलता है। और राजपूत जाति के अंदर ये परंपरा भी हमें देखने को मिलती है कि पति के द्वारा अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया जाता और पत्नी के द्वारा अपने पति का नाम नहीं लिया जाता। आजकल भी कई जगह समाज में हमें देखने को मिलता है। तो आजकल की बात अलग है, आजकल तो अलग अलग कई तरह के नाम जो निकाल लिए जाते हैं पत्नी पत्नी के द्वारा आपस में। पहले वो ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। अगर कोई पति अपनी जो पत्नी को पुकारता था तो उसकी जो वंश शाखा के अनुसार उसका नाम लेता। जैसे सिसोदिया वंश की कोई उसकी महारानी है तो उसे सिसोदिया जी कहेगा। और मान लो अगर कोई हाड़ी वंश की रानी है तो हाड़ी जी उसे कहेगा। तो जिस वंश की वह रानी होगी तो उसे उसके वंश शाखा के नाम पे क्या किया जाएगा? पुकारा जाएगा। ये परंपरा भी हमें देखने को मिलती है। और पुरुषों के द्वारा भी जो अपनी पत्नी को, महिला को जो बात की जाए, पत्नी को उसका नाम लेकर नहीं पुकारा जाता, ये परंपरा हमें देखने को मिलती है। और अपने पिता को पुत्र क्या कहता था? अन्नदाता, आपसा या आप जी सा कहकर पुकारा जाता था पुत्र के द्वारा अपने पिता को। और जिस व्यक्ति का पिता जीवित होता था उसे कुंवर कहा जाता था। जिसका दादा भी जीवित होता था उसे क्या कहा जाता? भंवर, यानी सबसे ज्येष्ठ होता था उसे भंवर भी कहा जाता है। बड़े बेटे का नाम हम देखते हैं राजस्थानी संस्कृति के तहत आज भी रखा जाता है। कौन सा नाम रखा जाता है? भंवर रखा जाता है, ठीक है। और बड़े भाई को छोटा भाई क्या कहता था? दादा भाई सा या भाई जी सा कहा जाता। आदर के तौर पे हम देखते हैं बातचीत करने का कितना शिष्ट तरीका इनके द्वारा अपनाया जाता था। बड़े भाई को दादा भाई सा, भाई जी सा कहा जाता था। और पिता के घर में जो पुत्री को क्या कहा जाता था? पुत्री को बाई साहब, बाई जी, लाल कहा जाता था। ऐसे शिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और कोई व्यक्ति किधर किसी काम हेतु जाता था उसे कहा जाता था सिद्ध पधारो सा। ऐसे हम कहते हैं ना, ये परंपरा हम देखते हैं घरों में आज भी है, जो कटकारा जिसे हम कहते हैं बोले। ऐसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष कार्य हेतु जब जाता है, प्रयोजन करता है, तो वहाँ सिद्ध पधारो सा ऐसा जो कहा जाता था। और जो रनिवास अंतपुर होती जहाँ महिलाएं रहती थी, वहाँ कोई व्यक्ति या कोई कोटड़ी है उसमें जो कोई भी व्यक्ति है जो अपना सर ढके बगैर नहीं जाता था। ये परंपरा भी हमें जो राजपूतों में देखने को मिलती है, जिसके अनुसार जो रावड़े में कोई भी व्यक्ति जाता था, रावड़ा या जो अंतपुर रनिवास, उसमें जो खुले सिर के साथ वह नहीं जाता, सर को ढककर, यानी जैसे पगड़ी बांधकर जाने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो अपने माता पिता और अपने से बड़ों के सामने जो अपने पुत्र को, पुत्री को गोद में नहीं उठाने का जो परंपरा और रीति रिवाज भी हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास की बात की जाए तो राजपूतों की जीवन पद्धति के तहत हमने देखा कि शिष्टाचार से संबंधित उनके जीवन में किस तरीके के नियमों का पालन किया जाता था और कौन कौन सी प्रथाएं शिष्टाचार से संबंधित हमें देखने को मिलती है। राजपूतों में शिष्टाचार से संबंधित जो परंपराएं और प्रथाओं की जानकारी हमें जो एक तो उनकी जीवन पद्धति बात की जाए तो उनकी भोजन पद्धति से पता चलती है। उसके अलावा जो उनकी अभिवादन करने की प्रणाली, जो बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने की प्रणाली, और एक जो उनकी आचरण संहिता है, जो इसके माध्यम से हमें उनके जो शिष्टाचार के संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं मध्ययुगीन राजपूतों में जो शिष्टाचार है तो कई शब्दों का प्रयोग वार्तालाप हेतु भी किया जाता था और अभिवादन करने के लिए जैसे खंबा, गणी, जुहारा, मुजरा, ऐसे शब्दों का प्रयोग अभिवादन आपस में, यानी किसी व्यक्ति के प्रति, बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था।
भोजन पद्धति की बात की जाए तो एक ही थाली में जो बैठकर एक साथ भोजन करने की परंपरा हमें देखने को मिलती है, जो उनकी वंश परंपरा है और जो वंश की शुद्धता की प्रतिष्ठा मानी जाती थी, ऐसी प्रथा हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जो बातचीत करते वक्त जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे विराजना, पधारना, देवलोक होना, धाम पधारना, पोड़ना, सीख देना, आशा होना, ऐसे शब्दों का, जो श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता। पति पत्नी जो आपस में नाम लेकर नहीं पुकारते थे, और पुत्र अपने पिता को अन्नदाता, आप सा, आप जी सा कहता था, कुंवर व भंवर, जिसका पिता जीवित होता था उसे तो कुंवर और जिसका दादा जीवित होता था उसे क्या, भंवर कहे जाने की प्रथा हमें देखने को मिलती है। और छोटा भाई बड़े भाई को दादा भाई सा, भाई जी सा कहता था, और पिता के घर में पुत्री को भाई साहब, भाई जी लाल भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति जो कोई किसी कार्य हेतु प्रयोजन कर जा रहा है उसे सिद्ध पधारो सा, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो ये राजपूत जीवन पद्धति के तहत हमें शिष्टाचार संबंधी जो नियम देखने को राजपूत जाति में मिलते हैं। आज भी इनके समाज में देखोगे तो ये इसका हिस्सा है। आज भी जो बातचीत करने का तरीका और उसमें जो शिष्टाचार के नियम हमें उसी तरीके में देखने को मिलते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो अपने पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा उत्सुकता उसे भी आप मुझसे साझा कर सकते हो, और अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय व सुझाव वह भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।